In the adjoining figure ABC is a right angle triangle, ठीक है. DEF नहीं, BDEF is a square. AE is equal to 15, ठीक है. ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर स्क्वायर है. AE जो है वो 15 है. AC इज 35, AC 35 है पूरी. अगर AC 35 है, 35 में से 15 गया, ये क्या आएगा? ये आएगा जी 20, ठीक है. व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर BDEF? तो BDEF का एरिया क्या होगा, ये हमने बताना है. तो चलिए पहले एक बार कंसेप्ट करते हैं इसके माध्यम से. अगर ये 90 है तो इसके सारे एंगल 90 होएंगे. आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, ये भी 90 होएगा, ये भी 90 होएगा. अगर ये वाला एंगल अगर मैं थीटा मान लूं तो ये वाला एंगल भी थीटा होएगा. आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल थीटा होएगा, बिकॉज ये वाली साइड जो है इसके पैरेलल होएगी. स्क्वायर के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ये क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण. तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होएगा. तो स्क्वायर की साइड अगर मुझे निकालनी है तो स्क्वायर की साइड को मैंने मान लिया S. तो अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर मुझे इस ट्रायंगल के अंदर क्या क्या पता है? इस ट्रायंगल के अंदर मुझे क्या क्या पता है थीटा के हिसाब से? ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है. मुझे बेस और हाइपोटेन्यूज पता है, तो यहां पर मैं निकाल सकता हूं दोस्त कोस थीटा. कोस थीटा इज इक्वल टू S/15. इस ट्रायंगल के अंदर मुझे क्या क्या पता है? थीटा के सामने परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूज पता है. तो यहां पर मैं निकाल सकता हूं. ट्रिग्नोमेट्री की छोटी मोटी चीजें यहां पर इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है. बस मेरे को ये लग रहा है मैंने अभी आगे मैं कराने वाला हूं, ऐसा कोई स्टूडेंट ना हो जिसने इतना भी ना किया हो, ठीक है. तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो आपको ट्रिग्नोमेट्री करने के बाद कुछ चीजें बहुत इजी लगेंगी इनमें, ठीक है. अदरवाइज तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं. साइन थीटा S/20, कोस थीटा S/15. लेकिन मुझे थीटा का पंगा नहीं चाहिए, मुझे S निकालना है. तो यहां पर थीटा कैसे खत्म किया जाएगा? अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी भी पढ़ी है तो बिल्कुल बेसिक सी बात है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. तो अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ू तो इस साइड आ जाएगा 1 और इस साइड क्या आ जाएगा? दोनों को स्क्वायर करके जोड़ू तो S स्क्वायर बाई 400 प्लस S स्क्वायर बाई 225. और मुझे S की वैल्यू निकालनी है, बहुत ही सिंपल है. S की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 225S स्क्वायर 400S स्क्वायर यानी कि 625S स्क्वायर. नीचे क्या आ जाएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट. तो इन दोनों को उधर ऊपर लेकर मैं जा रहा हूं, ठीक है. 400 इंटू 225. वैसे तो ऊपर ही लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है. अब देखो आपने निकालना क्या है? आपने निकालना है दोस्त वर्ग BDEF का क्षेत्रफल, यानी कि आपने निकालना है S स्क्वायर. तो S स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? मैं यहीं पर काट लेता हूं, आपको दिख रहा है ना? जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है. ये 25 का स्क्वायर है, 25 से 25 पर जाएगा तो 25 से ये जाएगा जी 16 पर, 25 से ये जाएगा 9 पर. तो S स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 9 144. अदरवाइज S की वैल्यू निकालनी होती तो क्या आ जाती? 144 का स्क्वायर रूट 12. तो आंसर इज ऑप्शन बी. बहुत ही सिंपल, ठीक है. अब एक और चीज मैं आपको सिखाना चाहूंगा, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा. देखो हमने क्या किया, हमने इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. इसको और इसको स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो क्या हुआ? हमें S की वैल्यू मिल गई. अगर आप ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड कर देते तो साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है तो टेन थीटा, ठीक है. तो S बाई बी डिवाइडेड बाई S बाई 15 यानी कि S बाई 20 इंटू 15 बटे S. तो S से S कट गया, ये 15/20 आ जाएगा, ठीक है. अब ये 15 कहां पर गिवन है? 15 गिवन है यहां पर. और 20 कहां पर गिवन है? 20 गिवन है यहां पर. और टेन थीटा क्या होता है? पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल में देखो, पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल में टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये परपेंडिकुलर है और यहां से लेकर यहां तक ये बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. यानी कि अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर ऐसे एक स्क्वायर दे दिया जाता है और आपको इसकी लेंथ A बताई जाती है, इसकी लेंथ B बताई जाती है, तो आपको परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो पता लग जाता है, वो भी सेम ही होता है A और B. आपको इस ट्रायंगल के बारे में बहुत कुछ पता लग जाता है. और जैसे ही आपको ये पता लगा कि 15/20 क्या है? 5 दिए 15 5 चौके 20 की 3:4 परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है दैट इज 3:4. यानी कि 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है.
आप बोलोगे जी हाँ 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो 3 4 5, 5 को ये रिप्रेजेंट करता है। इस पूरे की लंबाई क्या है? इस पूरे की लंबाई है जी 20 और 15 35, 5 की 7 गुना। तो ये 3 का 7 गुना ये वाली साइड हो जाएगी 21, ये वाली साइड हो जाएगी 4 का 7 गुना 28। अगर आपसे ट्रायंगल का एरिया भी पूछता तो इस वाली अंडरस्टैंडिंग के साथ आप इजीली उसको आंसर कर पाओगे, उसको इजीली टैकल कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ूं। इन सारे क्वेश्चंस की आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस एक्सरसाइज के अंदर भी होगी, टेंशन मत लो। ये बताओ भाई, इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल विद बेस BC इज इक्वल टू 12, बेस BC है, AB इज इक्वल टू AC है। ठीक है भाई, बेस BC है एंड AB इज इक्वल टू AC, ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। There is a rectangle PQRS inside the triangle whose base PS lies on BC। एक ट्रायंगल है PQRS, ठीक है, जिसका बेस PS BC पर है। PS तो P Q R और S, ठीक है, सच दैट PQ इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू Y। तो PQ क्या है? PQ इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू Y। तो इसकी लंबाई Y है, ये लंबाई Y है। ठीक है, तो इसने इसकी ये हाइट दे दी है रेक्टेंगल की। QR इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू 2x। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो भाई, मैंने आपको तब भी बताया था कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर स्क्वायर डालेगा तो भी क्या लगेगी? सिमिलरिटी लगेगी। स्क्वायर डालेगा तो सिमिलरिटी क्यों लगेगी? क्योंकि स्क्वायर की ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, समानांतर होती हैं, और जैसे ही बेस के पैरेलल कोई भी लाइन खींची गई तो वहां पर सिमिलरिटी लग सकती है। ऐसे ही वो इसके अंदर रेक्टेंगल भी डाल सकता है, यही मैंने आपको बोला था। तो अब उसने रेक्टेंगल डाल दी तो अब भी सिमिलरिटी लगेगी, क्योंकि BC और QR ये दोनों पैरेलल हैं, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो यहां पर भी सिमिलरिटी लगेगी। अब कैसे लगाएंगे आप देखो जरा। ठीक है, तो ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। आइसोस्केलस ट्रायंगल जो है, जो दो इक्वल साइड्स हैं, जो दो बराबर भुजाएं हैं, उनके बीच से अगर आप देखोगे तो वो सिमेट्रिकल होती है। यानी कि जो दो इक्वल साइड हैं उनके बीच वाले वर्टेक्स से अगर आपने एल्टीट्यूड ड्रॉप किया तो सामने वाले साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। 6 और 6 12 को दो बराबर हिस्सों में बांट देगी। ठीक है, ये आपको फील भी हो रहा होगा, नहीं फील हो रहा तो होना चाहिए। ठीक है, 10 है 10 है, अगर मैंने इनके बीच में से एल्टीट्यूड ड्रॉप किया तो ये इसको दो बराबर हिस्सों में बांट देगी। और जो RQ है, जो QR है PS है, QR और जो PS है इसकी लंबाई है 2x। ठीक है, तो ये इसको भी दो बराबर हिस्सों में बांटेगी, क्योंकि आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर अगर आप एक रेक्टेंगल ऐसे रखोगे तो बिल्कुल सिमेट्रिकल केस बनेगा। यहां से अगर आपने चाकू से काटा तो यहां पर जितनी चीज होगी वहां पर भी उतनी चीज होगी। ठीक है, आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर तो ये अगर पूरा 2x है तो ये भी x होएगा, ये भी x होएगा। ठीक है, अगर ये पूरा 12 है तो ये भी 6 होएगा और उस साइड वाला भी 6 होएगा। ये चीज मैं आगे आपको बताने वाला हूं। ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है, हर एक चीज का रीजन आपको मिलेगा। तो अब देखो दोस्त, ये 6 है, ये 10 है, 90 के सामने 10 है और ये 6 है, तो 6 8 10 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट सुना है। यानी कि इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? इस पूरी की हाइट हो जाएगी 8। 6 8 10, 6 8 10, 3 4 5 का डबल है ये वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो अब आप इजीली सिमिलरिटी लगा सकते हो। अब आप इजीली सिमिलरिटी लगा सकते हो। लगाओ यहां पर, छोटी ट्रायंगल की साइड x बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड क्या है? 6। छोटी ट्रायंगल की साइड यहां पर क्या है? छोटी ट्रायंगल की हाइट बताओ जल्दी से, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। छोटी ट्रायंगल की हाइट कितनी है? बड़ी ट्रायंगल की हाइट तो 8 है, आप बोलोगे जी हाँ 8 है, लेकिन मुझे छोटी ट्रायंगल की हाइट पूछनी है। छोटी ट्रायंगल की हाइट बताओ, यहां से लेकर यहां तक कितना है? y। अगर ये y है तो इसकी हाइट y होगी ना, ये भी y है तो ये भी y होगा। तो पूरी अगर 8 है उसमें से y यहां पर गया तो 8 माइनस y ऊपर बचेगा, 8 माइनस y। ठीक है, 2 3 6, 2 चौके 8, 4 को इधर लेकर आओ,
4x इज इक्वल टू 3 को उधर लेकर जाओ 24 माइनस 3y, तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। ठीक है, हमें सिर्फ ये मिला, x और y की वैल्यू नहीं मिली। और उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है ये चीज। एक बार इसको सोल्व करके देखो, इसको सोल्व करोगे एलसीएम लोगे तो ये आएगा 4x प्लस 3y बाई 4, और 4x प्लस 3y की वैल्यू हमारे पास 24 है, तो इसकी जगह अगर आप 24 रखोगे तो 24/4 6 आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल, ऑप्शन सी, सिंपल। यह क्वेश्चन तो थोड़ा सा बड़ा हो गया और यहां पर आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, रुको एक बार, रुको। ये 5 मीटर है, ठीक है, ये 5 छुप गया है पीछे और कुछ नहीं छुपा है, तो मेरे को स्क्रीन से हटना, मैं हटा ही हुआ था। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा केस है। चलो भाई, अब मैं क्वेश्चन को करा देता हूं। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर दो लाइनें पैरेलल हों, ठीक है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, और एक लाइन के टॉप से दूसरी लाइन के बॉटम, इस लाइन के टॉप से इस लाइन के बॉटम तक अगर कोई लाइन खींची जाए, और जहां पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं वहां से एक लाइन बनाई जाए जो कि इन दोनों के पैरेलल हो, ठीक है। अगर इसकी लंबाई a है और इसकी लंबाई b है और इसकी लंबाई p है, तो 1/p इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, डजंट मैटर। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, डजंट मैटर, कुछ भी मैटर नहीं करता। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो ऐसा काम होगा, और ये चीज 2016 टीयर 2 में एसएससी पूछ भी चुका है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो अब इस क्वेश्चन के ऊपर इसे अप्लाई करके देखो, कोशिश करो। तो एग्जामिनर ने क्या बोला, एग्जामिनर ने ये बोला है कि भैया ओलंपिक्स के अंदर ये डिसाइड हुआ है, द फ्लैग ऑफ गोल्ड मेडल विनिंग टीम वुड बी होस्टेड टू द राइट ए बी। अगर कोई गोल्ड मेडल जीतेगा तो उसका जो झंडा है उस देश का यहाँ पर फहराया जाएगा, ठीक है, और 90 डिग्री पर फहराया जाएगा, इतना हमें मानना पड़ेगा। वर्टिकली ऐसे फहराया जाता है झंडा, ठीक है। The flag of silver medal winning team would be hosted to the left. सिल्वर मेडल टीम का जो फ्लैग है वो लेफ्ट साइड पर फहराया जाएगा, ठीक है। हाइट उसने नहीं बताई ना अभी तक, ठीक है। एट द हाइट ऑफ 3 मीटर, हाँ उसने बता दिया, 3 मीटर हाइट, 5 मीटर हाइट, ठीक है। द फ्लैग यानी कि MN ये फ्लैग है, ऑफ ब्रॉन्ज मेडल विनिंग टीम would be hosted at the point of intersection of the line joining the top of AB एंड PQ टू द फुट ऑफ द अदर। जो AB का टॉप है, इसके टॉप से जो दूसरे के फुट पर जो लाइन जाएगी, और PQ के टॉप से जो AB के फुट पर जो लाइन जाएगी, वो दोनों लाइनें जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं वहां तक ब्रॉन्ज मेडल वाले का जो झंडा है वो फहराया जाएगा, एज शोन इन द फिगर। A एंड P आर 8 मीटर अपार्ट, A और P 8 मीटर अपार्ट है, तो मैंने क्या बोला था, इट डजंट मैटर, ये डिस्टेंस कितना भी हो मैटर ही नहीं करता, आंसर सेम आएगा, इसको आप भूल जाओ, इसका यूज भी नहीं हमें। इन ए रेसलिंग इवेंट इंडिया वॉन द ब्रॉन्ज मेडल, फाइंड द हाइट एट विच द इंडियन फ्लैग वाज होस्टेड। तो भाई सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया, झंडे अगर फहराए जाएंगे तो 90 डिग्री पर फहराए जाएंगे, ठीक है, तो यानी कि तीनों पैरेलल हो जाएंगी। और मैंने क्या बताया, अगर तीनों लाइनें इस सिचुएशन में हो, ऐसे पैरेलल हो, इसके टॉप से यहाँ पर ड्रॉप किया, इसके टॉप से यहाँ पर ड्रॉप किया, और ये भी इनके पैरेलल है, तो अगर इसकी लंबाई में x मान लूं तो 1/x इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/5। ये सिचुएशन आपको याद होनी चाहिए, बार बार पूछी जाती है, वहां पर बार बार प्रूव करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो चीजें मैं ऑलरेडी पता है कि पूछी जाती है उनके ऊपर हम टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, ठीक है। बाकी कंसेप्ट वीडियो में मैं प्रूव करके आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो 1/x इज इक्वल टू 5 और 3 8/15। तो अब यहाँ पर उत्तेजना में आकर ये C मत मार देना, हमसे 1/x नहीं पूछा, x पूछा है, ठीक है। 15/8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये करो, एक्चुअल जो क्वेश्चन पूछा गया था CGL 2016 टीयर 2, जिस एग्जाम के अंदर मेरे 193 आए थे 200 में से, मेरे को सारे क्वेश्चन आते थे, मतलब फिर भी पता नहीं 4 गलत हुए थे या 3 गलत हुए थे, इतने गलत हो गए। और एक क्वेश्चन ऐसा था, मतलब घर पे आकर मेंटली हो गया, कई बार दिमाग ऐसे हैंग होता है और वहां पर मतलब लिख कर भी नहीं हुआ,
टाइम बहुत था, ये नहीं कि टाइम की किल्लत थी, टाइम बच गया था मेरे पास, क्वेश्चन नहीं निकल रहे थे आते हुए क्वेश्चन, 200 लेने हैं 200 लेने हैं इस चक्कर में, ठीक है। ये तो हो गया था। B1 is a point on the side AC of triangle ABC, एक ट्रायंगल है ABC, ये यहां पर बनेगा क्या डायग्राम, मुश्किल है। ठीक है, B1 इज ए पॉइंट ऑन द साइड AC ऑफ ABC, ABC के AC पर एक पॉइंट है B1 एंड B1B इज जॉइंट, B1B को मिला दिया गया है, ठीक है भाई। ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू A पैरेलल टू B1B, एक लाइन A से ड्रॉ की गई जो B1B के पैरेलल हो, ठीक है। मीटिंग CB एट A1, तो अगर CB को आप एक्सटेंड करते हो तो इसको A1 पर मिलेगी, ठीक है, यानी कि ये A1 है, A1 है, ठीक है, और ये दोनों पैरेलल हैं। एंड अनदर लाइन इज ड्रॉन थ्रू C पैरेलल टू B1B, C से एक और लाइन ड्रॉप की गई जो B1B के पैरेलल है, मीटिंग AB प्रोड्यूस्ड एट C1, AB को अगर प्रोड्यूस किया जाए तो इसको C1 पर मिलती है। तो एग्जैक्टली सेम कंडीशन हो गई कि नहीं हो गई, मेरे को ये बताओ, जो लास्ट क्वेश्चन में थी एग्जैक्टली सेम कंडीशन। ये तीनों लाइनें पैरेलल हैं और यहां से अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं और यहां से इसको ज्वाइन करता हूं तो इनके इंटरसेक्शन तक ये वाली लाइन आ रही है, ठीक है। तो क्या होगा, 1/BB1 1/BB1 या B1B इज इक्वल टू 1/A1A या A1 जो भी है 1/CC1, ये है क्या कहीं पर, ये रहा डायरेक्ट इस रिजल्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन 2016 Tier 2 और आगे भी आएंगे, पता है मुझे, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये बताओ भाई, इन ट्रायंगल ABC AC इज इक्वल टू 8.4 एंड BC इज इक्वल टू 14, ठीक है, ट्राई करो एक बार, रिसेंट क्वेश्चन है, रिसेंट तो क्या है खैर, CGL 2019 में पूछा गया Tier 1 में। AC इज इक्वल टू 8.4, BC is equal to 14, P is a point on AB such that CP is equal to 11.2, P यहां पर एक पॉइंट है ताकि CP जो हो 11.2 है, ओके, एंड ACP इज एंगल B, ACP ये जो है ये इस एंगल के बराबर है। तो यहां पर एक पेयर बन रहा है, सिमिलर ट्रायंगल्स का पेयर बन रहा है, बताओ कहां पर बन रहा है, एक बार कोशिश करो देखने की कहां पर बन रहा है। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, और दो ऐसी ट्रायंगल हैं जिनके अंदर ये वाला एंगल जो है ये कॉमन है। ट्रायंगल ABC के अंदर ये एंगल है, आप बोलोगे जी है। ट्रायंगल ABC के अंदर देखो, ट्रायंगल ABC के अंदर दो डंडी वाला एंगल है और एक डंडी वाला एंगल भी है, और ट्रायंगल ABC के अंदर दो डंडी वाला एंगल भी है, एक डंडी वाला एंगल भी है। अच्छा, तो दो ऐसी ट्रायंगल है यहाँ पर जिनके अंदर दो एंगल बराबर हैं। ट्रायंगल ABC के अंदर दो डंडी एक डंडी और ट्रायंगल APC के अंदर दो डंडी एक डंडी। तो कई बार ऐसी सिचुएशन देता है एग्जामिनर, कई बार, कि एक एंगल को वो खुद इक्वल बता देगा, उसने खुद बताया ना ABC इज इक्वल टू ACP, उसने खुद बताया कि ये एंगल इसके बराबर है, और एक एंगल वो कॉमन दे देगा, वो आपको बताएगा नहीं ये कॉमन है, वो जानबूझकर कॉमन दे देगा, तो आपने देखना है। कई बार एक एंगल इक्वल बता देगा, एक एंगल कॉमन दे देगा, तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं। तो अब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं बिकॉज इनके दो एंगल बराबर हैं, तो तीसरा एंगल बाय डिफॉल्ट बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब मैं यहां पर लिखता हूं किस ऑर्डर में सिमिलर है ये। बड़ी वाली ट्रायंगल को देखो, दो डंडी एक डंडी खाली, ABC इज सिमिलर टू। अब छोटी वाली ट्रायंगल को देखो, दो डंडी एक डंडी खाली, ACP। आप समझ गए, आप ऐसे नहीं लिख सकते कि कुछ भी ABC इज सिमिलर टू APC ऐसे लिख दिया ना, गलत हो जाएगा, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं। तो आपने उनके एंगल्स के ऑर्डर को देख लो, मैंने कैसे देख लिया, दो डंडी एक डंडी, ये खाली है, यहाँ पर कोई डंडी नहीं है बड़ी वाली ट्रायंगल के हिसाब से, छोटी वाली ट्रायंगल में दो डंडी एक डंडी खाली। अब एग्जामिनर करता क्या है, एग्जामिनर या तो इन सारी रिलेशंस को यूज कर लेगा, यहां से तीन रिलेशन आएंगी साइड के अंदर, या किन्हीं भी दो को यूज कर लेगा। तो हम एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे कि कौन सी दो को यूज किया है, हम सारी लिख लेंगे फटाफट। AB डिवाइडेड बाई AC
इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई सी पी इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई ए पी, ठीक है, ए सी डिवाइडेड बाई ए पी। अब उसने जो जो गिवन है ना वो मैं लिख लूंगा। ए सी इज इक्वल टू 8.4, ए बी देखो ए बी नहीं है गिवन, ठीक है, ए सी 8.4 है, ठीक है, बी सी 14 है, सी पी 11.2 है, ए सी 8.4 है, ए पी नहीं है गिवन, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है, उसने आपसे पूछा है दोस्त बीपी कि भैया बीपी की लंबाई बता दो प्लीज, वैसे पूछ रहा है। तो देखो यहां से आप ए बी की लंबाई निकाल पाओगे। अगर आपने इन दोनों सिचुएशन को यूज कर लिया तो आप ए बी की लंबाई निकाल पाओगे, डन। अगर आपने इन दोनों सिचुएशन को यूज कर लिया तो आप ए पी की लंबाई निकाल पाओगे। अगर आपने ए पी की लंबाई निकाल ली और ए बी की लंबाई निकाल ली तो ए बी की लंबाई से ए पी की लंबाई घटा देना, यह आ जाएगी जो भी उसने पूछा है। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं फिर। देखो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो पहाड़े याद हैं क्या, 14 अट्ठे, 14 एकम 14, 14 अट्ठे, ठीक है, और ये कितने पर जाएगा, 8 से पूरा कटेगा भी नहीं, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 8 से अगर मैं इसको काटूं तो ये चला जाएगा 10.5 पर, 8 दाई 80। और तो अब ए बी की लंबाई क्या आ जाएगी, 10.5 इधर आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 10.5, ठीक है। अब मैं इस चीज को उसके साथ यूज करूंगा। एग्जाम में आपके पास ऐसे इरेज करने की फैसिलिटी नहीं होगी जैसे मैं कर रहा हूं, इसको एक बार अलग लिख लेना, इसको एक बार अलग लिख लेना, ठीक है, बेसिक सी बात है। 14 छिक्के 84 या 14 अट्ठे कर लो, कोई भी बात कर लो, 14 अट्ठे 112, एपी इधर ऊपर आएगा, एपी इधर ऊपर आएगा, 0.8 उधर जाएगा, ठीक है। 2019 टीयर 1 का क्वेश्चन है ये, तो 0.8 इधर जाएगा, 8 चौके 32, 8 8 64 और 3 तो 6.72, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, 1 के बाद पॉइंट यहाँ, 1 के बाद पॉइंट यहाँ, ठीक है। तो दिस इज 6.72, तो 10.5 में से इसको घटा देंगे, 10 में 2 गए 8, 14 में 7 गए 7, 9 में 6 गए 3, 3.78, दैट इज ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इजी है। आपको क्या देखना है कि एक एंगल उसने इक्वल बता दिया, एक एंगल कॉमन है, उसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ सिमिलर ट्रायंगल्स को लिखा और साइड्स के रेशियो को इक्वेट कर दिया, बस। बताओ, कंसिडर द ट्रायंगल ABC शोन इन द फॉलोइंग फिगर वेयर BC इज इक्वल टू 12, DB 9 है, ठीक है, CD 6 है, एंगल BCD इज इक्वल टू BAC, एंगल BCD इज इक्वल टू BAC, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो। अब देखो उसने दो ट्रायंगल बता दी, उसने एक एक एंगल इक्वल बता दिया, तो कोई और एंगल है, कोई ऐसा एंगल है जो दो ट्रायंगल्स के अंदर कॉमन हो। तो ये जो छोटी ट्रायंगल जहां पर भी बनेगी, ये जो छोटी ट्रायंगल है ये बड़ी ट्रायंगल के एक एंगल को पूरा खाएगी। जब भी ऐसा केस होगा तो जो एंगल DBC है एंगल B को पूरा खा गई, तो ये वाला एंगल जो है ये छोटी ट्रायंगल में भी है और ये बड़ी ट्रायंगल में भी है कि नहीं है। तो देखो दोनों ट्रायंगल के अंदर एंगल है, कौन कौन से हैं, दो डंडी वाला बड़ी ट्रायंगल के अंदर भी है, एक डंडी वाला बड़ी ट्रायंगल के अंदर भी है, और इस छोटी ट्रायंगल के अंदर दो डंडी वाला भी है, एक डंडी वाला भी है। तो करो इनको कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिख दो, दो डंडी एक डंडी खाली यानी कि BCD सिमिलर टू बड़ी वाली ट्रायंगल में देखो दो डंडी एक डंडी खाली BAC, ये सिमिलर है। अब आपने क्या करना है मेरे भाई, अब लिखो ऐसे कोरस्पॉन्डिंग साइड लिख दो, BC बाई BA इज इक्वल टू CD बाई AC इज इक्वल टू BD बाई BC। अब एग्जामिनर क्या करेगा, कई बार इन दो रिलेशन को यूज करवा लेगा, कई बार इन दो रिलेशन को यूज करवा लेगा, कई बार इन दो को यूज करवा लेगा, कई बार तीनों को यूज करवा लेगा। तो आप वहां पर ऐसे दिमाग नहीं लगाओगे एग्जाम में कि कौन सी दो को यूज करवाया है, मतलब कि जब इस तरह के केस है आपको खुद पता लग जाएगा, एक बार वैल्यूज पुट करोगे तो अपने आप, ठीक है। मैं वहां से वैल्यू पुट कर रहा हूं, BC की लंबाई क्या है 12, BA की लंबाई क्या है दोस्त, मुझे पता नहीं है, 9 प्लस एक्स मान लो है? अगर मैं इसको x मान लूं तो 9 प्लस एक्स मान लो। CD की लंबाई क्या है 6, AC की लंबाई क्या है, AC की लंबाई हमें पता नहीं, ठीक है। BD की लंबाई क्या है 9 और BC की लंबाई क्या है 12। तो ये देखो
अब हम किस किस को यूज करेंगे, ध्यान से देखो, यहां से हमें एसी की लंबाई मिल जाएगी अगर आप इसको यूज करोगे तो, है। और हमें किस चीज की वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज बीडीसी के परिमापों का अनुपात निकालना है। तो यानी कि हमें दोनों निकालनी पड़ेंगी, सारी लंबाइयां निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो चलिए मैं यहां से निकालने की कोशिश करता हूं। 3 दूनी 6, 3 3 9, ऐसे क्यों निकाले, काहे को निकाले ऐसे, जब ये रेशियो में कट रहा है। 3 3 9, 3 चौके 12, यानी कि ऊपर और नीचे इन दोनों का रेशियो 3:4 आना चाहिए। तो ये देखो 3 का डबल 6 है, तो 4 का डबल 8, तो एसी की लंबाई 8 आ गई, ठीक है। 3 का 4 गुना 12 है, तो 4 का 4 गुना 16, यहां पर ये 16 होना चाहिए पूरा। अगर ये पूरा 16 है यानी कि एक्स की लंबाई 7 है, तो एक्स की लंबाई आ गई जी 7। अब उसने क्या बोला आपको, उसने बोला है त्रिभुज एडीसी, यानी कि एडीसी इसका परिमाप क्या होगा, 8 और 7 15 और 6 21। और बीडीसी, बीडीसी 9 और 6 15 और 12 27, इसका रेशो बताना है। 3 7 21, 3 9 27, 7:9 इसका आंसर है, ऑप्शन है। तो बताओ मुश्किल था, एक एंगल कॉमन है, बाकी एक एंगल इक्वल है, सेम कंसेप्ट यहां पर लगा है। और कैट का क्वेश्चन है 2005 का, ठीक है, इजी था, इजीली आप कर सकते थे, आपसे रिलेवेंट है बिल्कुल, बिकॉज पिछला जो क्वेश्चन था वो एसएससी में पूछा गया, ये क्वेश्चन कैट में पूछा गया, एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट, ठीक है। उसमें एक साइड की लेंथ पूछ ली, बल्कि वो इससे थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव था। ये बताओ भाई, इन ए ट्रायंगल एबीसी, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, ठीक है। एंड बीई इज परपेंडिकुलर टू एसी, बीई एसी को परपेंडिकुलर है, बीई एसी को, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो नीचे दिए हुए में से कौन सा करेक्ट है। तो यहां पर कौन सी दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, एक बार देखो। इस केस के अंदर 4 ट्रायंगल सिमिलर होती है, मैंने आपको बताया है। फिर आप बोलोगे सर अगर 4 ट्रायंगल सिमिलर है तो ये तो पंगा हो गया, और ये एक्चुअल क्वेश्चन है, सीडीएस में 2014 में पूछा गया था। आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सिमिलर का पेयर यूज करना है, एक बार आप कोशिश तो करो करने की, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, देखो ट्रायंगल एडीसी को देखो, ट्रायंगल एडीसी, ट्रायंगल एडीसी के अंदर कौन कौन से एंगल है, 90 डिग्री और एक एंगल सी। और ट्रायंगल बीईसी को देखो, बीईसी, बीईसी एक 90 डिग्री और एक एंगल सी, यानी कि दो ट्रायंगल हैं एडीसी और बीईसी, दोनों के अंदर एक 90 90 का है और एक एंगल कॉमन है, एक एंगल इक्वल है और एक एंगल कॉमन है, वही केस है। तो एडीसी मैंने कैसे लिखा, खाली एंगल से मैं 90 पर गया और फिर कॉमन वाले पर। अब मैं खाली एंगल से 90 पर और कॉमन वाले पर, तो बीईसी, तो एडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीईसी, ठीक है। अब हम लिखते हैं, वो किसी भी रिलेशन को यूज कर सकता है, हमें पता नहीं यहां पर कौन सी यूज की होगी, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं एडी डिवाइडेड बाई बीई, डीसी डिवाइडेड बाई ईसी, एसी डिवाइडेड बाई बीसी। अब हम ऑप्शन देखेंगे भैया, एडीईसी कहीं पर यूज किया हो, एडीईसी, एडीईसी तो मुझे कहीं पर मिला नहीं, ठीक है। एडीबीसी कहीं पर यूज किया हो, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इन दोनों को यूज किया है तो क्या करेगा, एडी इंटू ई सी इज इक्वल टू बीई इंटू डी सी। तो मैं क्या ढूंढ रहा था, मैं ढूंढ रहा था एडी इंटू ई सी कहीं पर हो, वो कहीं पर नहीं मिला। अब अगर इन दोनों को यूज किया हो तो एडी इंटू बी सी कहीं ना कहीं पर मिलेगा, एडी इंटू बी सी है कहीं पर, नहीं है। या फिर इन दोनों को यूज किया होगा तो बी सी इंटू सी डी मिलेगा, ये रहा बी सी इंटू सी डी, ये रहा आंसर। एक्चुअल में एग्जाम में ऐसे ही करना पड़ेगा, मैं पहले याद करके आ जाऊं कि इन दोनों की रिलेशन इस क्वेश्चन में यूज हुई है, मैं आपके सामने बोलूं देखो डीसी, डीसी बाई ईसी इज इक्वल टू एसी बाई बीसी, ये देखो आ गया आंसर ना। मुझे भी ऐसे देखना पड़ता है, क्या पता इन तीनों में से कौन सी यूज करेगा वो आपको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीसरे वाली यूज कर रखी है, देखो बीसी इंटू डीसी, बीसी इंटू डीसी इज इक्वल टू एसी इंटू ईसी, एसी इंटू ईसी, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। अब इस केस के अंदर और भी
कई सिमिलर ट्रायंगल्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी मैं आपको बताता हूं। बाकी और सिमिलर ट्रायंगल निकालने के लिए मुझे इसका नामकरण करना पड़ेगा। यहाँ पर ओ, ये पॉइंट यूज होता है उन सारी के अंदर, इसलिए मुझे पता चल गया था कि वो वाले केस नहीं है, ठीक है। यहाँ मुझे मैं नया नाम दूंगा, वो नया नाम एग्जामिनर थोड़ी ऑप्शन में दे सकता है, वो तो ऑप्शन बना चुका है। मैं यहाँ पर ओ पी कुछ भी रखूंगा। अब देखो यहाँ पर ट्रायंगल ए ओ ई सिमिलर है ट्रायंगल बी ओ डी के। मैं पहले बता चुका हूं इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। ए ओ ई क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल में एक 90 का, दोनों के अंदर एक एंगल 90 का है और बाकी एक एंगल इक्वल है। दो एंगल इक्वल होते ही सिमिलर हो गए। और ट्रायंगल ए डी सी के अंदर देखिएगा, ए डी सी के अंदर ये 90 है तो ये 90 है, तो ट्विस्टेड केस हो गया। ट्विस्टेड केस, ये वाला एंगल इसके बराबर है तो ट्विस्टेड ट्रायंगल वाला केस हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहां पर देखिएगा जरा, ट्रायंगल बी ई सी के अंदर, बी ई सी, अगर ये 90 है तो यहां पर ये भी 90 है, तो फिर से ट्विस्टेड वाला केस हो गया। ये 90 है, ये 90 है, ये एंगल इक्वल है, तो दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, वो वाला बताया था। तो दो पेयर मैंने मुंह से बोलकर बता दिए, एक मैंने लिख दिया, एक के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड था। तो टोटल 4 पेयर है यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल्स के। बताइएगा भाई, मजेदार क्वेश्चन है, बताओ। In triangle ABC, the angle bisector of angle BAC cuts BC at D and meet the circumcircle of triangle ABC at E। तो हमें सर्कमसर्कल बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, ट्रायंगल ABC का। एग्जामिनर ने क्या बोला था? एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC कट्स BC at D, तो BC को D पर काटता है और मीट द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC at E। तो इस ट्रायंगल का सर्कम सर्कल यानी कि वो सर्कल जो इसको बाहर से घेरता है, आगे बहुत डिटेल में करने वाले हैं, उसको ये ई पर काटता है, ठीक है। AB is to AD is 3:5, ठीक है। देन फाइंड AE is to AC। तो यहां पर आपको एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी बस। देखो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इसने एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटा होगा। BAC का एंगल बाइसेक्टर है ये, ठीक है। अब आपको एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी और एक पॉइंट बताता हूं जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एक कोर्ड सर्कल में एक तरफ जो भी एंगल बनाएगी वो इक्वल होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है। तो यहां पर मैं छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, आप यहां पर भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन के अंदर BE को ज्वाइन करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन के अंदर CE को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही मैंने ये कंस्ट्रक्शन करी तो देखो कोर्ड AC ने यहां पर कौन सा एंगल बना रखा है, कोर्ड AC ने यहां पर कौन सा एंगल बना रखा है, दोनों जगह एक ही एंगल बनाया होगा, ठीक है। मतलब कि एंगल बराबर होंगे, तो ये वाला एंगल जो है ये इसके बराबर होगा। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे? अरे मैं यहाँ किस लिए हूं, मैं आपके अभी थोड़ी देर में इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप ये बोलोगे सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आना चाहिए, इस कंसेप्ट के ऊपर डिफिकल्ट क्वेश्चन आना चाहिए ताकि मैं कर पाऊं। और लोगों का पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, मैं कर पाऊंगा उसको कम टाइम में, ठीक है। आप खुद ये बोलोगे अपने मुंह से, मजाक की बात थोड़ी देर में बोलोगे। अभी देखो प्रैक्टिस ही ऐसी कराएंगे। तो भैया देखो अपने पास यहाँ पर दो ट्रायंगल हैं। एक तो ट्रायंगल है ABD जिसके अंदर दो डंडी वाला एंगल, एक डंडी वाला एंगल और खाली, और एक ट्रायंगल है AEC, दो डंडी एक डंडी खाली। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, दो डंडी एक डंडी खाली, यानी कि ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू दो डंडी एक डंडी खाली यानी कि AEC, ठीक है। अब देखो यहां पर अब मुझे पता नहीं एग्जामिनर क्या यूज करेगा, तो मैं तीनों लिख रहा हूं। AB by AE is equal to BD by EC is equal to AD by AC, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, AB और AD
डी का रेशियो 3:5 है, ए बी और ए डी, तो ये यहां पर यूज हुए ए बी और ए डी, ठीक है। तो ए ई और ई सी का रेशियो क्या होगा, देखो अगर ए बी 3 है तो ए डी 5 है, ए सी ए ई और ए सी का तो ये भी 3:5 होगा, ठीक है। वैल्यू पुट करके देख लो, ए बी की जगह 3 रख दो, ये ए ई, ए डी की जगह 5 रख दो, ए सी, ठीक है। तो अब इस ए सी को ऊपर लेकर आओ, ए सी को, ए सी बाई ए ई इक्वल टू 5/3। उसने पूछा क्या है, ए ई ए सी, तो ए ई को रिप्रेजेंट करता है 3 और ए सी को रिप्रेजेंट करता है 5, तो 3:5, ठीक है। मैंने क्या छोटी सी कंस्ट्रक्शन की है, मैंने ये छोटी सी कंस्ट्रक्शन की है बस। उसके कारण क्या हुआ, पहले ही एग्जामिनर ने ये एंगल तो बराबर बता रखे थे बिकॉज ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इसके कारण क्या हुआ, यहां पर जो एंगल था और यहां पर जो एंगल था मैं उसे इक्वेट कर पाया। अब इस चीज को याद रखो, एक और क्वेश्चन करना है, बताओ ये क्वेश्चन। In a triangle ABC, angle bisector of angle BAC, cut the side BC at D and meet the circumcircle of ABC at E। तो पिछले वाले क्वेश्चन की जैसी स्टेटमेंट है, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल है, तो वैसा ही डायग्राम बनेगा, जी हाँ बनेगा। और आप मेरा सॉल्यूशन देखोगे, जी हाँ देखेंगे, कान पे मारूंगा खींच के, जी हाँ देखेंगे। क्यों देखेंगे, जब पिछला क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं तो आप क्यों देखेंगे, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। तो एंगल BAC का जो एंगल बाइसेक्टर है, ये इसको यहां पर डी पर काटता है, यहां पर ई पर, ठीक है। दिख रहा है, जी हाँ दिख रहा है। तो मैंने क्या बोला था, छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, तो सीई को मैंने मिला दिया, और यहां पर जो एंगल है वो यहां पर जो एंगल है ये दोनों इक्वल आएंगे, बिकॉज सेम कोड ने ये एंगल बना रखे हैं, सेम कोड, ठीक है। तो ट्रायंगल एबीडी, ए बी डी के अंदर दो एंगल हैं, दो डंडी और एक डंडी, और ट्रायंगल एईसी के अंदर भी वैसे ही दो एंगल मौजूद हैं, दो डंडी और एक डंडी। तो ट्रायंगल एबीडी इज सिमिलर टू दो डंडी एक डंडी खाली एईसी। अब उसने क्या बता रखा है, हमारे दुश्मन ने, उस दुश्मन एग्जामिनर ने एडी बच्चों का जीना हराम कर रखा है। डी की लंबाई 3 है, ठीक है, और उसने क्या बोला है कि भैया ए बी बता दो, ठीक है। तो चलो करते हैं काम। तो देखो भाई, ए बी डिवाइडेड बाई ए ई इज इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाई ई सी इज इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाई ए सी, ठीक है। अब उसने क्या क्या दे रखा है, ए बी की लंबाई है, नहीं है, उसने ए बी की लंबाई तो पूछ रखी है ना, ए ई, ए से लेकर ई तक 5 और 3 8 इक्वल टू बी डी की लंबाई तो नहीं दे रखी, इसी की लंबाई भी नहीं दे रखी, तो ये तो नहीं होएगा। एडी की लंबाई 5 है, एसी की लंबाई 4 है, अगर 4 का डबल 8 है तो 5 का डबल 10, तो ए बी की लंबाई 10 होगी, यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है, सिंपल है। किया कि नहीं किया, अगर आपने अब भी खुद नहीं किया तो देखो बात तो है गलत, अब मैं क्या कर सकता हूँ, आप दूर बैठे हो, पास होते तो फेंक फूंक के मार देता मैं, मारकर वारकर, ठीक है। तो अब भी नहीं किया तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन, इसे पिछला क्वेश्चन, ऐसा ही एक और क्वेश्चन बताओ। In a triangle ABC, angle bisector of angle A intersect BC at D and intersect circumcircle of triangle at E. Then इन ए ट्रायंगल ABC, ये एंगल बाइसेक्टर है पिछले क्वेश्चन की तरह है, BC को D पर काटता है और यहां पर हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी पिछले क्वेश्चन की तरह। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होएगा, जैसे कि पिछले दो क्वेश्चन में मैं बता चुका हूं। ट्रायंगल ABD के अंदर दो एंगल हैं, दो डंडी और एक डंडी और खाली, ऐसे ही ट्रायंगल AEC के अंदर 3 एंगल हैं, दो डंडी एक डंडी और खाली। तो ट्रायंगल ABD यानी कि दो डंडी एक डंडी खाली सिमिलर टू AEC, दो डंडी एक डंडी खाली, ठीक है।
ए बी बाई ए ई इज इक्वल टू बी डी बाई ई सी इज इक्वल टू ए डी बाई ए सी। अब उसने पूछा क्या है ये देखता हूं। तो ए बी ए सी बी डी बी सी, देखते हैं भाई क्या किया होगा। ए बी ए सी तो मुझे दिख रहा है, ए बी ए सी इज इक्वल टू ए डी ए ई, नहीं, ठीक है। ए बी ए सी और कहीं पर है ए बी ए सी, नहीं है। ए बी ई सी, ए बी ई सी, नहीं, इन दोनों को यूज किया है क्या? फिर बी डी ए सी, बड़ी ए सी, कहीं पर बड़ी ए सी है क्या? ए डी ए ई हो, अच्छा भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगी ऐसे तो। अच्छा ये माय मिस्टेक, ये रेशियो में है, मैं इनको मल्टीप्लाई में तब से ट्रीट कर रहा हूं, ठीक है। ये ए बी बाई ए डी है, ए बी बाई, बिकॉज ये रेशियो है ना, मैं तब से मल्टीप्लाई में ट्रीट कर रहा हूं और इसलिए मेरे को मिल नहीं रहा है। हो सकता है आपको भी पहले मिल गया हो मेरे से, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम। ए बी ए सी, ए बी और ए सी का तो रेशियो निकलेगा ही नहीं है, खत्म। ए बी ए डी, हाँ ए बी बट में ए डी इजल टू ए ई ए सी, गलत, उल्टा बोल रहा है, ए बी ए डी है ना, ए ई ए सी आना चाहिए। अब ए डी ए सी, ए डी ए सी इज इक्वल टू, गलत, ए बी ए डी, ए बी के नीचे अगर आप ए डी लाओगे तो ए ई ए सी, जी हाँ, ठीक है। ये रेशियो में था, मैंने मल्टीप्लीकेशन में गलती से ट्रीट कर लिया। तो इन दोनों रिलेशंस को उसने यूज किया है। तो कई बार आपको एग्जाम में ऐसे चेक करना पड़ेगा दोस्त, ऐसे चेक करना पड़ेगा, यही इलाज है इसका। इन ट्रायंगल एबीसी, वही एक और क्वेश्चन ले आया मैं उस टाइप का, और बोलो और क्या करोगे, कितनी प्रैक्टिस करवाएं, और करो, इसकी कोशिश करो, खुद करना है ये, करने की, खुद करने की कोशिश करना ये। करने की तुम कोशिश करना, गलत कभी ना करना, क्वेश्चन तो छूट जाता है। देखो तो एग्जामिनर ने क्या बताया है कि ये जो ए ई है ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। तो हमने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर ली, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। पिछले 3 क्वेश्चन हम ऐसे ही करते आ रहे हैं। तो अब तक तो आपको पता लग गया होगा पिछले 3 क्वेश्चन के हिसाब से कि ए बी डी इज सिमिलर टू ए ई सी, ठीक है। लेकिन अब आप बोलोगे सर पिछले क्वेश्चंस के हिसाब से उसने गड़बड़ कर रखी है बंदे ने, कोई नहीं, इसको भी ठीक करेंगे। एक बार तीनों रिलेशन लिख लो। ए बी बाई ई ए ई इज इक्वल टू बी डी बाई ई सी इज इक्वल टू ए डी बाई ए सी, ठीक है। उसने ए बी ए सी यूज कर रखा है, ए बी ए सी, यानी कि इन दोनों रिलेशन को यूज करेंगे, ए बी इंटू ए सी, ठीक है। और उसने क्या कर रखा है, देखो यहीं से हिंट मिलेगी जो उसने पूछ रखा है कि डी ई ए ई, तो ए ई तो अपने पर तो है, वहां पर ए डी गायब है, क्या मामला है देखो जरा। यहाँ पर ये ए डी है, यहां से यहां तक, ठीक है, और ये डी ई है, तो मुझे ए डी गायब करनी है। आप बोलोगे जी हाँ ए डी गायब करनी है, और डी ई मुझे लेकर आनी है, तो ए डी को डी ई के टर्म में लिख दो ना, ए ई को ए डी को इसके टर्म में लिख दो। कैसे लिखोगे, पूरी लाइन है ए ई, पूरी लाइन है ए ई, ए ई माइनस ए डी इज इक्वल टू डी ई, ऐसे लिख दो, ए ई माइनस डी ई। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ई स्क्वायर माइनस ए ई डी ई। तो ये ए ई डी ई इधर आएगा, ये माइनस का ये इधर आकर ऐड हो जाएगा, तो ए बी ए सी ऑलरेडी है, प्लस में ए ई डी ई यही तो है, ए बी ए सी ऑलरेडी है, ये इधर आकर प्लस में होएगा, तो उस साइड क्या बचेगा, ए ई का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू ऑप्शन बी। अब मुझे ये बताओ आगे से ये सिचुएशन कि सर ये कंस्ट्रक्शन करनी है, ये वाला एंगल इक्वल करना है, ये आपको तंग करेगी कभी?
मैंने क्या बोला था, प्रैक्टिस करवा दूंगा, ये कभी भी तंग नहीं करेगी, ये आप इजीली इमेजिन कर लोगे। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन में से हम गुजर चुके हैं, ये आपको इजीली स्ट्राइक हो जाएगी अगर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है।